आज हम बात करेंगे अनुयोज्य दावे के बारे में। और अनुयोज्य दावा टीपी एक्ट की धारा 3 में इसकी परिभाषा दी गई है और इसके अंतरण के बारे में संपत्ति अंतरण अधिनियम का लास्ट चैप्टर 8 में आप इसके अंतरण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अनुयोज्य दावे की परिभाषा के बारे में अगर बात की जाए तो अनुयोज्य दावा शब्द सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है और परिभाषा कहता है कि अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न ऋण। इसी वजह से यहां पर हमने अप्रतिभूत ऋण शब्द यूज किया है। जब आप इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, हमने शॉर्ट में लिखा है की वर्ड को अप्रतिभूत ऋण, लेकिन यह अप्रतिभूत ऋण इससे निकला, कहता है कि अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा, अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आड़मान या जंगम संपत्ति के आड़मान, जंगम संपत्ति के आड़मान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न ऋण, या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण या गिरवी द्वारा, कहता है प्रतिभूत ऋण से भिन्न ऋण, प्रतिभूत ऋण से भिन्न ऋण। इसी शब्द से जब आप देखोगे बेयर एक्ट में यह शब्द आपको लिखा मिलेगा कि अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। मतलब क्या कि अचल संपत्ति में मॉर्गेज के द्वारा एक्चुअल में आप सिक्योर्ड हो जाता है वो, तो उससे भिन्न ऋण, मतलब प्रतिभूत से भिन्न क्या हो जाएगा, अप्रतिभूत ऋण हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहां पर पहले ही लिख दिया अप्रतिभूत ऋण के बारे में। तो इसी वजह से जब आप देखेंगे एक्शनेबल क्लेम को, तो अनुयोज्य दावा एक ऐसे दावे को कहा जाता है जो कि असुरक्षित ऋण हो, मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी न हो, जिसमें अगर कोई कर्ज दिया भी गया है तो उस ऋण में प्रतिभूति के तौर पर कुछ न हो, क्योंकि अगर सिक्योरिटी के तौर पर होगा, प्रतिभूति के तौर पर होगा, तो फिर वह अनुयोज्य दावा नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर एलआईसी का ही एग्जांपल लें कि जो लोग एलआईसी में पैसा जमा करते हैं, तो एलआईसी में मिलता क्या है, एक्चुअल में एक बॉन्ड पेपर मिलता है। उसमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो जो पैसा आप जमा करते हो उस पॉलिसी के अंदर, अब जो भी पैसा आपने जमा किया 10 साल 20 साल, उसके बाद उस बीमा पॉलिसी के अधीन जो रकम प्राप्त करने का अधिकार आपका है, यह भी एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आएगा, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी आपने ऐसा कोई भी चीज नहीं लिया था। राइट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे असुरक्षित ऋण में, तो मेहर की राशि मुस्लिम विधि के अधीन आप देखेंगे कि जब निकाह होता है तो वहां पर पत्नी का अधिकार होता है अपने पति से मेहर की राशि को प्राप्त करने का। तो जो पत्नी का अपने पति से मेहर की राशि प्राप्त करने का अधिकार है, वह भी कहीं ना कहीं असुरक्षित ऋण ही कहा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर वह पत्नी अपने पति से कुछ नहीं लिया होता है। तो इसीलिए यहां पर आप क्या देखते हैं कि जितना भी असुरक्षित ऋण है, सामान्य तौर पर वह सब के सब एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। इसके अलावा जब आप सेकेंड पॉइंट को देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि चल संपत्ति में फायदाप्रद हित का दावा, मतलब जनरली आप एक्शनेबल क्लेम को दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, एक अप्रतिभूत ऋण के तौर पर और दूसरा चल संपत्ति में फायदेप्रद हित के दावे, जो दावेदार के कब्जे में न हो और जिसके लिए सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस परिभाषा में चल संपत्ति में फायदाप्रद हित का दावा, अब चल संपत्ति में फायदाप्रद हित का दावा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी में जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है
कई बार क्या होता है कि हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चल संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन उस चल संपत्ति का हमने कब्जा नहीं लिया है। उस चल संपत्ति का हमने पैसे तो पे कर दिए, लेकिन उस चल संपत्ति का कब्जा हमारे पास नहीं है, बल्कि अभी भी वह कब्जा विक्रेता के पास है। तो कहीं ना कहीं उस चल संपत्ति को प्राप्त करने का दावा तो है हमारा। तो यहां पर कहता है कि चल संपत्ति में लाभप्रद हित का अगर किसी भी तरह का कोई दावा है, तो उसे जहां की सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो, वह भी एक्शनेबल क्लेम होगा। इसके अलावे जैसे लॉटरी में भाग लेने का अधिकार, इस पर 2006 में आप देखेंगे एक्शनेबल क्लेम को लेकर के कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि लॉटरी में भाग लेने का जो अधिकार है वह भी अनियोज्य दावा माना जाएगा। इससे रिलेटेड जो मामले आप पढ़ेंगे सनराइज एसोसिएट्स का, सनराइज एसोसिएट्स बनाम, इस मामले में आप देखेंगे सनराइज एसोसिएट्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट का 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया था। सनराइज एसोसिएट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो लॉटरी में भाग लेने का अधिकार है यह भी अनियोज्य दावे की श्रेणी में आएगा। राइट, तो यहां पर अनियोज्य दावे में मुख्य रूप से जो आपको देखना है वह यही देखना है कि जहां असुरक्षित ऋण है या चल संपत्ति में लाभप्रद हित का दावा है, यह सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आता है। जहां तक कि अनियोज्य दावे का और भी आप देख सकते हो, जैसे मकान मालिक से किराया प्राप्त करने का अधिकार, एक किराएदार का अपने मकान मालिक से जो किराया प्राप्त करने का अधिकार होता है वह भी एक्शनेबल क्लेम है। जहां तक कि अनियोज्य दावे के अंतरण का सवाल है, तो अनियोज्य दावे के अंतरण के बारे में जब आप धारा 130 पढ़ेंगे टीपी एक्ट में, तो वह कहता है कि अनियोज्य दावे के अंतरण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। मतलब विदाउट कंसिडरेशन आप एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कर सकते हैं। विथ कंसिडरेशन भी हो सकता है अनियोज्य दावे का अंतरण, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं बनाया। दूसरी चीज धारा 130 में कहता है कि जब भी अनियोज्य दावे का अंतरण होगा तो वह लिखित में किया जाएगा। इससे धारा 130 से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि अनियोज्य दावे का अंतरण कभी भी मौखिक नहीं हो सकता, ओरली आप नहीं कर सकते। जब भी अनियोज्य दावे का अंतरण होगा तो वह अंतरण हमेशा ही लिखित रूप में की जाएगी। राइट, तो ये रहा अनियोज्य दावे से रिलेटेड टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक असुरक्षित ऋण और दूसरा चल संपत्ति में फायदाप्रद हित का दावा, जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो। असुरक्षित ऋण, और यहां पर ऋण शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया, लेकिन ऋण शब्द का मतलब अगर आपको देखना है तो एक सिंपल आप इसको समझिए कि ऋण शब्द का अर्थ साहिब वर्सेस नूरदीन में जो कहा कि एक सर्टेन अमाउंट देने की लायबिलिटी, जहां भी कहीं भी निश्चित रकम देने का दायित्व जिन परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है और वहां पर किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी न ली गई हो, तो वह सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अनियोज्य दावे के बारे में ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो अनियोज्य दावे से रिलेटेड तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। और आप लोग चैनल पे बने रहिए और अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे लोगों के पास आप शेयर करें जिनको कि टीपी एक्ट से रिलेटेड या कोई भी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि उस पर
बननी चाहिए वीडियो, तो आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।